अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर महविश फातिमा और इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब इससे पहले हमने पढ़ा कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी किस तरह प्रोड्यूस होती है, एनर्जी का क्या काम होता है। अब हम देखेंगे कि एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रही है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एनर्जी के लिए एनर्जी को प्रोड्यूस करने की वजह बन रहे हैं। सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं। अब एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करने की बहुत ज्यादा टाइप्स होती है, बहुत ज्यादा ऐसे तरीके हैं जिनसे एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जा रही है। अब सबसे पहले जो तरीका हम देखेंगे वो है फॉसिल फ्यूल एनर्जी। अब फॉसिल फ्यूल क्या होता है? फॉसिल फ्यूल ऐसी चीज को कहते हैं जो हमारे पास नेचुरली एग्जिस्ट करता है, नेचुरली हमें जो है वो मिल जाता है और उसको हम जलाकर अपना कोई ना कोई काम कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं, ये होता है फॉसिल फ्यूल, जैसे कोल, नेचुरल गैस। ये दो ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास नेचुरली अवेलेबल है, जमीन में से कहीं ना कहीं से ये हमें मिल जाती है। तो फॉसिल फ्यूल हम इन्हीं चीजों को कहते हैं। अब हम फॉसिल फ्यूल्स को करते क्या है, एनर्जी किस तरह प्रोड्यूस की जाती है। फॉसिल फ्यूल्स में हम सबसे पहले इनको जो है वो फॉसिल फ्यूल्स को हीट अप करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक चैम्बर होता है जिसके अंदर क्या किया जाता है, बर्निंग ऑफ कोल और नेचुरल गैस। आपके पास कोल है, आपने कोल यूज करना है, आप नेचुरल गैस भी यूज कर सकते हो। अब इससे जो हीट प्रोड्यूस होगी, वो जो हीट है वो आगे ट्रांसफर होगी और आगे जो हीट है वो हमारे पास टरबाइन्स को रन करेगी। अब ये जो टरबाइन्स रन होंगी ये क्या करेंगी, ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो जो फॉसिल फ्यूल है उसको इस तरह इस्तेमाल किया जाता है और उसको जलाने के बाद उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है उस हीट से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी फिर प्रोड्यूस होती है उसको हम डिफरेंट जगह पे इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी मिल गई वो इलेक्ट्रिसिटी आगे हाउस होल्ड को या हाउस होल्ड जो है उनको चलाने के लिए इस्तेमाल होती है और बाकी डिफरेंट चीजों को चलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या चीज होती है? हाइड्रो का वर्ड जहां पे भी यूज होगा इसका मतलब है कि जो भी चीज है रिलेटेड टू वाटर, और इलेक्ट्रिक आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है? ऐसा जनरेटर जो पानी से चलता है। तो आपको पता है डैम्स में, डैम्स किस लिए बनाए जाते हैं, डैम्स के अंदर उन पानी को स्टोर किया जाता है, उसी पानी से बाद में जनरेटर्स को चलाया जाता है और बिजली बनाई जाती है। होता क्या है कि वाटर एट हाई लेवल जो है वहां से वो लो लेवल पे आता है। ठीक है, विद हाइट। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, और ये जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी है ये बाद में यहाँ पे जो भी हमारे पास टरबाइन है उसको रन करने के लिए इस्तेमाल हो। और टरबाइन रन होती है तो इलेक्ट्रिसिटी, टरबाइन क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इसके अंदर ग्रेविटेशनल एनर्जी का भी रोल है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आपको पता है विद हाइट है, तो हाइट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है और जैसे ही वो नीचे जमीन की तरफ आती है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वजह से वाटर की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है। जो उस टाइम पे उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो सारी की सारी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिक काइनेटिक एनर्जी में। और वो काइनेटिक एनर्जी जो है फिर बाद में टरबाइन को रन करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब हमारे पास जितने भी डैम्स हैं वो सारे के सारे डैम्स में इसी तरह का हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स यूज हुए हैं। वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स क्या करते हैं, पानी को बनाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि डैम बनाए, पानी को स्टोर करें। पानी जो है वो टरबाइन चलाता है, टरबाइन बाद में इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं सोलर एनर्जी।
सोलर एनर्जी आजकल ना और इन दिनों में सोलर एनर्जी का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। सोलर एनर्जी हर घर में, हर फैक्ट्री में, हर जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया पे ऑलमोस्ट सोलर पैनल्स आपने देखे होंगे, सोलर पैनल्स लगे होते हैं और वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है हीटिंग मेथड और दूसरा होता है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीटिंग मेथड, दूसरा डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हीटिंग मेथड में क्या चीज होती है, फर्स्ट हम हीटिंग मेथड डिस्कस करते हैं। हीटिंग मेथड में ये होता है कि सोलर प्लेट्स जो है वो ऊपर लगाए जाते हैं, लेकिन जो सोलर प्लेट्स हैं उस टाइम पे वो डायरेक्ट बिजली नहीं बना रहे होते। सोलर प्लेट्स क्या करते हैं, सोलर प्लेट्स जो है वो पानी या फिर सिस्टम को हीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बाद में वो जो हीट है, बहुत से घर ऐसे हैं, पाकिस्तान में तो नहीं लेकिन फॉरेन कंट्रीज में बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ पे क्या होता है कि वाटर हीटिंग सिस्टम यूज होता है। अब वाटर हीटिंग सिस्टम क्या चीज होती है, वाटर हीटिंग सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो घर के बाहर जो है वो घर की दीवारों के अंदर एक सिस्टम है जिसके अंदर पानी को गर्म किया जाता है, और वो पूरा का पूरा पानी, गर्म पानी जो है वो जब दीवारों में से गुजरता है तो जहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है वहां पे वो घरों को गर्म रखता है। तो यहाँ पे जो हीटिंग मेथड है उसमें क्या है, पानी को गर्म किया जाता है और उसको इस्तेमाल किया जाता है एज अ वाटर हीटिंग सिस्टम। उसके अलावा जो वो हीट प्रोड्यूस होती है, उसी तरह यहाँ पे जिस तरह हमने यहाँ से हीट इस्तेमाल की, हीट जो है वो कोई टरबाइन लगाई होती है उसको चलाती है, या उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। लेकिन डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेथड में क्या होता है, सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया जाता है। सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करने के बाद नीचे जो है हम लोग इंस्टॉल करने के बाद नीचे बैटरीज लगाई जाती हैं, और डायरेक्ट जो है हाउस की वायरिंग, जो इलेक्ट्रिक वायरिंग है उसके साथ उसका कनेक्शन दिया जाता है। अब कनेक्शन क्या किया होता है, कनेक्शन क्या करता है, वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सोलर पैनल्स जो है वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और जो केमिकल बैटरीज होती हैं उसके अंदर भी वो स्टोर होती है। केमिकल बैटरी के अंदर उसको बैटरी को चार्ज करते हैं, और उसके बाद वो बैकअप होता है जिसकी वजह से बाद में घर जो है, घर के अंदर जो है बिजली जो है वो प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी। अब ऐसी एनर्जी जो ब्रेक डाउन ऑफ एटम की वजह से जनरेट होती है उसे कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। ब्रेकिंग ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, जो ब्रेकडाउन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई की वजह से एनर्जी जनरेट होती है उसे कहते हैं वो न्यूक्लियर एनर्जी है। इसके अंदर जो सबसे बेसिक रिएक्शन होता है वो होता है जी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है, और ज्यादातर जो ये न्यूक्लियर एनर्जी है ये रेडियो एक्टिव मटीरियल से बनाई जाती है। जैसे हो गया हमारे पास यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये वो एलिमेंट्स हैं जिनसे हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं और बाद में न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और ये इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि ये एनर्जी बाद में टर्बाइंस को रन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और उससे बाद में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो एक पाकिस्तान में लगा हुआ है जो कि है चश्मा के पॉइंट पे। न्यूक्लियर पावर प्लांट। नेक्स्ट पे आ जाए, नेक्स्ट हमारे पास आती है जियो थर्मल एनर्जी। जियो थर्मल एनर्जी क्या चीज होती है, जियो का वर्ड जहां पे भी यूज होता है वो यूज होता है अर्थ के लिए। हमारे पास जमीन के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा गैसेस होती हैं, और जमीन के अंदर बहुत ज्यादा रिएक्शंस भी हो रहे होते हैं, और जमीन के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो ऑलमोस्ट 250 डिग्री होता है, डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या किया जाता है, जियोथर्मल एनर्जी किस तरह प्रोड्यूस की जाती है और किस तरह यूज की जाती है। जमीन के अंदर दो तरह के पाइप भेजे जाते हैं। इस तरह ये जमीन है,
पहले टेम्परेचर देखा जाता है, कहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा, 2 तरह के पाइप भेजे जाते हैं। एक के अंदर भेजा जाता है कोल्ड वाटर, जो कि जमीन के नीचे जाता है। जहां पे टेम्परेचर 250 डिग्री है और जहां पे रिएक्शंस हो रहे हैं, वहां से वो टेम्परेचर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है और वापस जो है वो ऊपर आ जाता है दूसरे पाइप के जरिए। और ये जो पानी जब ऊपर आता है, ये स्टीम होता है, बॉयल हुआ होता है और ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। और उसी तरह से वही प्रोसेस के स्टीम जो है बाद में टरबाइंस को रन करने के लिए यूज होती है, और वो स्टीम जो है वो बाद में यूजफुल पर्पजेस के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, जैसे आपने अक्सर हिली एरियाज पे देखा होगा, वहां पे क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो है वो जमीन से कुछ जगह पे गर्म पानी के चश्मे और कुछ जगह पे ठंडे पानी के चश्मे जो है वो निकले होते हैं। क्या होता है कि जमीन के अंदर जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो जमीन ब्रस्ट होती है और उसके अंदर से वो पानी जो है वो ऑटोमेटिकली बाहर आना शुरू हो जाता है। उन जगहों पे पानी ऑलरेडी मौजूद होता है जमीन के अंदर। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे पानी नहीं होता, वहां पे हम आर्टिफिशियली ठंडा पानी भेजते हैं और वो पानी जो है वो बॉयल होके हमारे पास आ जाता है, और वो पानी फिर हम डिफरेंट पर्पजेस के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और उसी पानी को इस्तेमाल करते हुए हम टरबाइन को रन करते हैं और बाकी सारा काम करते हैं। नेक्स्ट आ जाए जी विंड एनर्जी पे। बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां आपने देखा होगा लगे होते हैं विंड मिल्स। अब विंड मिल्स क्या चीज होती है? बहुत ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पंखे होते हैं, जो क्या करते हैं, हवा जब चलती है तो हवा की वजह से वो रोटेट करते हैं, हवा की वजह से वो चलते हैं। इस तरह अक्सर कार्टून्स में या मूवीज में आपने देखा होगा, इस तरह विंड फॉर्म होता है, विंड मिल फॉर्म होता है, जिसके अंदर ढेर सारे पंखे लगे होते हैं। वो पंखे क्या करते हैं, जब वो पंखे चलते हैं तो नीचे उसके अंदर पूरा कनेक्शन होता है, और यहाँ पे जनरेटर्स होते हैं। वो जनरेटर जो है वो इस हवा की मदद से चलते हैं, और इस हवा की मदद से जब वो चलते हैं तो फिर वो बिजली पैदा करते हैं। विंड फार्म में बहुत सारे पंखे लगे होते हैं, तो इसलिए जब वो इकट्ठे चलते हैं तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, और इसकी वजह से हमारे पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है एनर्जी ड्यू टू टाइड्स। एनर्जी ड्यू टू टाइड्स में क्या होता है, जो मून की ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, वो हमारे अर्थ के ऊपर इफेक्ट करती है। सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है उसका वो वाटर के ऊपर होता है। अब वो मून की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, ग्रेविटेशनल एनर्जी की वजह से मून मून की ग्रेविटेशनल एनर्जी की वजह से क्या होता है कि वाटर लेवल जो है वो ट्वाइस अ डे राइज एंड लो होता है। किस तरह, अगर ये वाटर लेवल है, सी लेवल या जो है ओशन में वाटर लेवल है, तो वो टाइड्स की वजह से वाटर लेवल अप और डाउन होता है, और ये एक दिन में 2 दफा होता है। जब समंदर के पानी की बात की जाए, या ओशन की किसी ओशन के पानी की बात की जाए, या रिवर के पानी की बात की जाए, तो क्या होता है कि वहां पे पानी बहुत ज्यादा होता है। तो इस ग्रेविटेशनल मून की ग्रेविटेशनल एनर्जी की वजह से वो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, जिसकी वजह से डैम्स और जो है हमारे पास टरबाइंस और जनरेटर जो है वो चलते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वजह से पुल मिल गया, और जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, वेलोसिटी जनरेट होगी, और वो जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी है वो जनरेटर्स को चलाने में बहुत ज्यादा मदद करती है। तो जो टाइडल एनर्जी है वो हमारे पास यूजफुल होती है जनरेटर्स को चलाने में। इसी तरह अगर एनर्जी ड्यू टू वाटर इन रिवर्स की बात की जाए, एनर्जी फ्रॉम वाटर इन सी और रिवर, सेम यही स्नैरियो होता है कि टाइड जनरेट होती है, टाइड्स की वजह से पानी जो है, पानी का फ्लो बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, और वो जो पानी का फ्लो तेज होता है वो जो है वो एनर्जी बाद में हम लोग यूज करते हैं जनरेटर को चलाने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक डिवाइस थी जो प्रोफेसर शेल्टर ने बनाई थी, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था प्रोफेसर
सॉल्टर। प्रोफेसर सॉल्टर ने एक डिवाइस बनाई थी, बाद में उन्होंने उसका नाम दे दिया था सॉल्टर्स डिवाइस या सॉल्टर डक्ट। सॉल्टर डक्ट उसको उन्होंने कहा था। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है डक्ट फ्लोट, एक होता है बैलेंस फ्लोट। फर्स्ट पार्ट डक्ट फ्लोट और सेकेंड पार्ट इज बैलेंस फ्लोट। अब डक्ट फ्लोट और बैलेंस फ्लोट किस तरह काम करता है? जो पीछे बैलेंस फ्लोट होता है ना, वो इस तरह पूरा एक हिस्सा होता है जो बिल्कुल बैलेंस्ड फॉर्म में होता है, और जो डक्ट फ्लोट होता है वो इस तरह आगे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जिनके अंदर से जब टायर्स बनती हैं तो उसके अंदर से पानी गुजरता है, और जब पानी इसके अंदर से गुजरेगा तो पानी का प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, और जब पानी का प्रेशर तेज होता है तो फिर वो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हेल्प करता है। जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, लास्ट हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी है बायोफ्यूल। एनर्जी ड्यू टू बायोफ्यूल। अब बायोफ्यूल क्या चीज होती है? बायोफ्यूल ऐसा फ्यूल होता है जो बनता है वेस्ट से, प्लांट ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है ना, उससे जो फ्यूल जनरेट होता है उसे हम कहते हैं वो बायोफ्यूल होता है। ऑर्गेनिक वेस्ट में अब क्या क्या आता है? ऑर्गेनिक वेस्ट में प्लांट वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट एंड एनिमल वेस्ट। तो बायोफ्यूल क्या चीज होती है? बायोफ्यूल ऐसा वेस्ट होता है जो ह्यूमंस का, प्लांट्स का या एनिमल्स का वेस्ट होता है, मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनका जो वेस्ट होता है। अब होता क्या है, हम क्या करते हैं, एक ऐसा जमीन के अंदर एक खड्डा खोदते हैं, डिग करते हैं, उसके बाद उसके अंदर जो है वो इन सारे वेस्ट को हम डाल देते हैं। प्लांट वेस्ट हो गया, एनिमल वेस्ट हो गया, ह्यूमन सीवेज वेस्ट हो गया। उसके ऊपर बैक्टीरिया जो है या छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है कि बायोगैस वहां से बनती है। वहां पे पाइप लगा के दो तरीके से इस गैस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उस गैस, जब वो गैस प्रोड्यूस होती है उसके अंदर मीथेन और इथेन प्रोड्यूस होती है। उस मीथेन और इथेन को हम डायरेक्ट जो है अपने घरों में खाना बनाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए जो एज ए नेचुरल गैस हम यूज कर सकते हैं। दूसरा, उसी गैस को एज इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन यूज किया जाता है। क्यों? जनरेटर्स को चलाया जाता है, उस आग को इस्तेमाल करके, उस हीट को इस्तेमाल करके जनरेटर चलते हैं, और वो जनरेटर्स क्या करते हैं, जनरेटर्स बाद में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो जो हम बायोफ्यूल यूज करते हैं उसको हम दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो नेचुरल गैस बन जाती है और दूसरा प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट आ जाइए रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सी होती है? रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो वाली रिसोर्सेज होती हैं जिनको हम पहले इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद दोबारा किसी और फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके दोबारा भी वो इस्तेमाल हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेपर है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक बॉटल यूज कर ली, उसके बाद वही प्लास्टिक बॉटल जो है वो रीन्यू होगा और उससे कोई टॉयज बन जाएंगे, कोई हार्ड प्लास्टिक की जो चीजें बनती है। इसी तरह पहले अगर हम पेपर बनाते हैं, उससे सिंपल पेपर बनता है, फिर बाद में उसे न्यूज़पेपर बनता है, फिर बाद में उसे कार्डबोर्ड, मोटे मोटे जो गत्ते होते हैं वो बन जाता है। तो ये सारी रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम दोबारा रीयूज कर सकते हैं। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सी होती है? नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो वाली रिसोर्सेज होती हैं जिनको हम सिर्फ एक दफा इस्तेमाल करते हैं, दे ओनली यूज्ड वंस, उसके बाद ये इस्तेमाल नहीं होती। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कोल या नेचुरल गैस, जमीन में थाउजेंड ऑफ ईयर्स के बाद जो है वो कोल और नेचुरल गैस प्रोड्यूस होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी कंजप्शन की वजह से ये खत्म हो रहा है, और दोबारा अगर इसको प्रोड्यूस करना है तो फिर दोबारा थाउजेंड ऑफ ईयर्स के बाद ये प्रोड्यूस होगा। लेकिन एक दफा अगर ये इस्तेमाल होता जा रहा है तो ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है, ये दोबारा रीन्यू नहीं होगा। अगर ये रीन्यू होगा तो बहुत ज्यादा ईयर्स के बाद। जमीन के अंदर केमिकल रिएक्शंस और जमीन के अंदर जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर की वजह से कोल और नेचुरल गैस प्रोड्यूस होती है। तो वो जो प्रेशर, और ये नहीं होता कि रातों रात प्रेशर है और रिएक्शन और बन गया, नहीं, थाउजेंड ऑफ ईयर्स लग जाते हैं नेचुरल गैस और कोल को प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद जब ये कंज्यूम हो गया तो इसका मतलब ये रीन्यूएबल नहीं था, नॉन रीन्यूएबल था, तो ये एक दफा इस्तेमाल हो गया, इसको हम दोबारा नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो ये हमने देखा रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सी होती है और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सी होती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इनके, जो हमने एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़े, इनके कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं।
इनके कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। अब डिसएडवांटेजेस कौन कौन से होते हैं वो हम देखते हैं। अब हमारे पास है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। अब कुछ जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो बिल्कुल जो है उनके सिर्फ एडवांटेजेस है। जिस तरह अगर हम बात करें हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर, सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात करें। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है? अब ये कॉस्ट फ्रेंडली होता है, मतलब चीप है, और दूसरी बात ये इससे कोई भी पोल्यूशन जनरेट नहीं होती। लेकिन इसके अलावा अगर हम बाकी जितने भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनको देखें तो उनका कोई ना कोई ड्रॉबैक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ सोलर एनर्जी की, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इसके अलावा अगर हम बात करें सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, और इन दोनों की अगर बात करें, ये चीप नहीं होते। इनिशियली इनको इंस्टॉल करने के लिए बहुत ज्यादा हाई हाई अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा पैसे चाहिए इसको इंस्टॉल करने के लिए। इनकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, हाई इनिशियल कॉस्ट, हाई इनिशियल कॉस्ट। लेकिन इसका फायदा क्या है कि ये पोल्यूशन फ्री होते हैं। शुरू में इनको इंस्टॉल करने के लिए तो पैसे लगते हैं, लेकिन एक दफा ये इंस्टॉल हो गए तो ये काफी साल तक चल जाते हैं, और उसकी वजह से जो है वो पोल्यूशन, इनकी वजह से कोई भी किसी भी किस्म की कोई भी पोल्यूशन जनरेट नहीं होती। नेक्स्ट पे आ जाए अगर बायोगैस फ्यूल पे, बायोफ्यूल पे, बायोफ्यूल पे आ जाए तो ये बहुत ज्यादा पोल्यूशन जनरेट करते हैं। क्यों? इनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऐसी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो हार्मफुल होती हैं। उसके अलावा उसके अलावा जो मैंने आपको बताया इसके अंदर प्लांट्स, एनिमल्स और वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट यूज होता है। उसकी वजह से बहुत ज्यादा जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूटेड होता है। स्मेल बहुत ज्यादा, इसके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा स्मेल होती है, और जो है वो हार्मफुल गैसेस भी इससे रिलीज होती है। नेक्स्ट पे आ जाए, नेक्स्ट था हमारे पास थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी से क्या हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो हीट एनर्जी जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनती है, ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करती है। ठीक है, इस तरह जितनी भी जो भी हम चीजें इस्तेमाल करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसकी कोई ना कोई वजह जरूर होती है, और उससे कोई ना कोई पोल्यूशन किसी ना किसी तरह की या तो पोल्यूशन कॉज होगी या फिर वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा, उसको लगाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं टाइडल एनर्जी की या फिर उनकी एनर्जी ड्यू टू रिवर, उसके अंदर भी डैम बनाना पड़ता है पूरा का। अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक है तो इनिशियली वो कॉस्ट तो नहीं होगा, लेकिन पोल्यूशन तो नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर आपको पहले एक डैम, एक प्रॉपर सेटअप क्रिएट करना पड़ेगा। उस सेटअप के बाद जो है वो जाके आप एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। जनरेटर चाहिए होंगे बहुत ज्यादा। और इसके अलावा बात करें तो सब किसी ना किसी एनर्जी की कोई ना कोई उसका कोई ना कोई इफेक्ट है। ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट कर रही है या हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस कर रही है, स्मेल बहुत ज्यादा है। तो जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है इनके कहीं ना कहीं कोई ना कोई ड्रॉबैक, अगर इनके एडवांटेज है तो इनके ड्रॉबैक्स भी लाजमी है। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक। और अगर तो आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और
चैनल को सब्सक्राइब करें।